हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 9th में फिजिक्स में जो हम लोग को पढ़ना है वो है टॉपिक केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग न्यूटन्स लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है, इस लॉज पर जो फार्मूला मिला था F=G m1m2/r², इस पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। अब इसके आगे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है आपका केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो ध्यान दीजिए, केपलर क्या है, केपलर हैं कौन? केपलर भी एक साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट थे जैसे न्यूटन ने किस सन में 1686 में, इन 1686 में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इंट्रोड्यूस किया। आप लोग उसको पढ़े। उसके बाद अब दूसरे साइंटिस्ट आ जाते हैं जिनका नाम है केपलर्स, ठीक है। तो केपलर ने भी मोशन के ही रूल दिए, लेकिन किसके मोशन, ठीक है, ऑब्जेक्ट के नहीं। यहाँ पे केपलर्स ने प्लैनेट के मोशन से रिलेटेड लॉज इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम लोग कहते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो इन्होंने कहा क्या, ध्यान दीजिए, इन 16th सेंचुरी केपलर्स अराइव्ड एट 3 लॉज विच गवर्न्स द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन। दिस लॉ इज known as planetary motion. These are 3 types. इन्होंने 16th सेंचुरी में प्लैनेट के मोशन से रिलेटेड लॉज इंट्रोड्यूस किया। कब किया? 16th सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में, ठीक है, जो क्या गवर्न्स करते हैं, मोशन ऑफ द प्लैनेट के मोशन के बारे में, ठीक ना, ये बताते हैं, ठीक है, क्या, केपलर्स के लॉज। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं केपलर का फर्स्ट लॉ, केपलर फर्स्ट लॉ, ठीक है। केपलर फर्स्ट लॉ क्या है, देखिए यहाँ ध्यान से, इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं। केपलर के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ ऑर्बिट के भी नाम से जानते हैं। अब इसका स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, स्टेटमेंट देखिए, रूल, इसके नियम क्या है फर्स्ट लॉ के। ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द sun in an elliptical orbit with sun at one of the 2 foci of the ellipse. Repeat, each planet revolves around the sun in an elliptical orbit with sun at one of the 2 foci of the इलिप्स। इसका मतलब ये हो गया, प्रत्येक प्लैनेट, प्रत्येक, ठीक है, ग्रह रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। कहाँ पे? इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ऑर्बिट में आपको बताया था, इस तरीके से जो सर्कुलर पाथ होता है इसी को ऑर्बिट बोलते हैं। ये आपका ऑर्बिट हो गया। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट पर, इलिप्टिकल का मतलब जो चपटा हुआ हो, जिसका शेप ओवल हो, इलिप्टिकल पाथ पे, इलिप्टिकल ऑर्बिट पे ये क्या करते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। और सन कहाँ पे होता है, सन एट वन ऑफ द 2 फोसी। ये फोसी का मतलब हो गया क्या, प्लूरल फॉर्म ऑफ फोकस। फोसी एक फोकस को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन यहाँ फोसी लिखा है, इसका मतलब F1 और F2 तो फोकस हो जाएंगे। सूर्य 2 जगह शाइनिंग करेगा, चमकेगा, ऑफ द इलिप्स, ठीक है ना, जैसे, ठीक है, F1 पे और F2 पे 2 जगह शाइनिंग करेगा। और इलिप्स का मतलब ही ओवल शेप, ठीक है, ओवल शेप, चिपटा हुआ हो, ठीक है, कंप्लीटली सर्कुलर ना हो, उसको इलिप्स बोलते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट यानी फर्स्ट रूल
केपलर्स ने यही बताया, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं और सूर्य उनके फोसी पर होता है, ठीक ना, फोकस पर होता है, ठीक है। तो सूर्य उनके फोकस पर होगा, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, ये चीज़ यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका कोई चलिए कंसीडर कर लें, ये आपका इलिप्टिकल पाथ है, ठीक है। यहाँ सन शाइनिंग कर रहा है जिसका फोकस F1 है, और दूसरा यहाँ पे एक इसी का फोकस दूसरा जा कर के यहाँ F2 ये शाइनिंग कर रहा है, ठीक ना। अब यहाँ कंसीडर कर लें पॉइंट A है, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D। यहाँ से कोई प्लैनेट्स, ठीक ना, प्लैनेट रिवॉल्व करना शुरू किया, ठीक है, इस सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और यहाँ से चल कर के A पॉइंट पे आया, फिर यहाँ से, ठीक ना, D पर गया, फिर B पर गया और फिर C पे आ गया। ये देखिए ये इलिप्टिकल पाथ है, ओवल शेप इलिप्टिकल पाथ पर, ठीक ना, प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है किसके अराउंड, ये सन के अराउंड, और सन जो है फोसी पर है, मीन्स F1 और F2 पर शाइनिंग कर रहा है, ठीक है। ये केपलर का फर्स्ट लॉ। अब हम लोग आगे देखते हैं केपलर के सेकेंड लॉज, यानी केपलर का सेकेंड लॉ, ठीक है। चलिए अब हम लोग सेकेंड लॉ पे चलते हैं, केपलर्स का सेकेंड लॉ, केपलर सेकेंड लॉ। तो ध्यान दीजिए केपलर सेकेंड लॉ प्लैनेटरी मोशन में इसी सेकेंड लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, ठीक है, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी के नाम से भी जानते हैं केपलर सेकेंड लॉ। तो केपलर अपने सेकेंड लॉ में क्या कहा, उनका स्टेटमेंट क्या था, ईच planet revolves around the sun such that the line joining the planet to the sun sweeps over equal areas in equal interval of time. Okay, repeat again. Each planet revolves around the sun such that the line joining the planet to the sun sweeps over equal areas in equal interval of time, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, केपलर्स ने सेकेंड लॉ में बताया लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी में कि प्रत्येक प्लैनेट, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं जो, अर्थात द लाइन ज्वाइनिंग सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों तरफ, ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट पे क्या करते हैं, ठीक है, चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तब प्रत्येक ग्रह, ठीक है, प्रत्येक ग्रह कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब ये हो गया कि जितना समय लगेगा उतना ही एरिया कवर करेंगे प्लैनेट्स। जैसे देखिए फिगर में यहाँ कंसीडर कर लिया गया, ये P1 प्लैनेट है, P2 प्लैनेट, P3 प्लैनेट है, P4 भी प्लैनेट है, ठीक है। अब ध्यान देने की बात यहाँ पे ये है, जैसे कोई प्लैनेट यहाँ P1 से
राउंडिंग करना शुरू कर दिया, P2 पे आ गया, P2 से P3 पर आ गया, P4 पर आ गया, और ये क्या है, सन, ये शाइनिंग कर रहा है और इस सन के चारों तरफ, ठीक है, ये आपका O पॉइंट है, सूर्य का मिडिल पॉइंट कंसीडर कर लिया गया O। यहाँ ये प्लैनेट P1, P2, P3, ठीक ना, इलेप्टिकल ऑर्बिट में मोशन कर रहे हैं, ठीक है, रोटेट कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, यहाँ से देखिए P1 और ये P2 की डिस्टेंस मैक्सिमम लग रही होगी, यानी रेडियस किसके कंपैरिजन में, P4 और P3 के कंपैरिजन में। लेकिन जितना P3 से P4 जाने में टाइम लगेगा उतना ही टाइम P1 से P2 में भी लगेगा जाने में। यही चीज़ मेन कॉन्सेप्ट है इसमें। यहाँ देखिए, एरिया O P1 P2 इक्वल टू एरिया O P3 P4 बराबर होंगे। एरिया, ये चीज़ O P1 P2 इक्वल टू एरिया O P3 P4 यहाँ पे। हैंस वी कैन से दैट P1 P2 इज लेस देन आर्क P3 P4। P1 और P2 क्या है, लेस देन है आर्क में, किससे, P3 और P4 से। यानी कहने का मतलब अब आपको देखने में ये लग रहा होगा P1 और P2 ये दूर हैं, सूर्य से दूरी पर हैं, ठीक ना, जबकि P3 और P4 ये सन के क्लोजर हैं, नियर अबाउट है यहाँ से। तब इनको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में क्यों सेम टाइम लगा जितना टाइम P1 से P2 पहुँचने में लगा। इसका मतलब ये हो गया कि सूर्य सन के क्लोजर जो प्लैनेट्स होंगे उनकी स्पीड, इसीलिए इसका नाम दिया गया एरियल वेलोसिटी, ठीक है। तो जो सूर्य के नज़दीक ग्रह आएंगे प्लैनेट्स, उनकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, स्पीड, ठीक है। और जो फर्दर हो जाएंगे दूर, उनकी वेलोसिटी क्या होगी, लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस तरीके से ये रोटेट करते रहेंगे, मोशन करते रहेंगे, ठीक ना। कहने का मतलब ये हुआ कि सन के क्लोजर आएंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी, और सन के फर्दर जाएंगे तो मिनिमम वेलोसिटी हो जाएगी। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऐसा होता है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम लगेगा, यहाँ मिनिमम लगेगा। इस चीज़ को हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्क्राइब कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो ये आपका क्या है, सेकेंड लॉ कंप्लीट हुआ। अब इसी के बाद हम लोग चलते हैं थर्ड लॉ पर। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। केपलर का थर्ड लॉ और लास्ट लॉ यही है, ठीक है। तो थर्ड लॉ देखिए बेटा, केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो इसका जो स्टेटमेंट है, ठीक ना, इट स्टेट दैट, इसका स्टेटमेंट क्या है, इट स्टेट दैट द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ a planet from the sun is directly proportional to the square of the time to moves around the sun, ठीक है। यानी द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस को r से कंसीडर किया गया है, ठीक है। यहाँ दैट इज द, अब लिख रहे हैं आपको, यानी मैथमेटिकल इसका कैसे हम लोग लिखेंगे, द मीन, द क्यूब ऑफ, आर का क्यूब, आर को डिस्टेंस से कंसीडर किया गया यहाँ पे, मीन्स डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स फ्रॉम द सन, सन और प्लैनेट्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, यानी ये स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। ये चीज़, ये मेन कॉन्सेप्ट इसका है, ठीक है। यानी क्या हो गया यहाँ पे, टी स्क्वायर, टी क्या है, टाइम पीरियड, ठीक है। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब।
अब यहाँ पर इसको और मॉडिफाई करना चाहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब। के क्या है? केपलर कांस्टेंट, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। वेर के इज केपलर कांस्टेंट है, टी टाइम पीरियड, और आर क्या है? डिस्टेंस, ठीक ना। वेर के क्या है? केपलर कांस्टेंट, केपलर कांस्टेंट, ठीक है। टी क्या है? टाइम पीरियड, किसके किसके बीच में? प्लैनेट्स और सन, ठीक है। जो प्लैनेट अराउंड कर रहा है सन के, उसी के, ठीक है, बीच में जो समयांतराल यानी टाइम टेकन हो रहा है, टाइम लग रहा है, उसी को क्या कहेंगे? टाइम पीरियड, ठीक ना। तो टी टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट, टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट्स। आर क्या है? रेडियस, डिस्टेंस, किसके किसके बिटवीन? प्लैनेट टू द सन। आर रेडियस बिटवीन प्लैनेट टू द सन। ओके, ये थर्ड लॉ कंप्लीट हुआ, ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग, ठीक है, आगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ेंगे। थैंक यू।